ओके, एसएपी के इस सेशन में बात करेंगे हम परचेजिंग की, और ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले एसएपी में परचेजिंग, तो बेसिकली इसका जो यूज़ होता है वो होता है किसी भी बिलिंग को डिफाइन करने के लिए कि उसका कितना हम जीएसटी चार्ज करना चाहते हैं, कितना डिस्काउंट लगाना चाहते हैं, क्या वो ग्रॉस प्राइस पे होगा, क्या वो आपका कैलकुलेशन सिंगल स्क्रीन पे होगा, या किस तरीके से आपने कैलकुलेशन करना चाहते हो, इसको हम परचेजिंग बोलते हैं, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एसपीआरओ में जाना है, मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर आना है। एसपीआरओ, सैप रेफरेंस आईएनजी, मटेरियल मैनेजमेंट में आ जाते हैं। यहाँ पे परचेजिंग होगा देन कंडीशन होगा, तो यही आप देख सकते हो परचेजिंग है। कंडीशंस आपको थोड़ा नीचे मिलेंगी, ये देखिए तो ज़्यादा नीचे है। और यहाँ पे हो गया डिफाइन प्राइस डिटर्मिनेशन प्रोसेस, ये वाला। अब देखो इसके अंदर हमारी ना कुछ स्कीमा जो कैलकुलेशन है वो भी हमें बनानी होती है, कुछ टेबल क्रिएट करनी होती है। बेसिकली कैसे होगा इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको मेंटेन कंडीशनल टेबल पे क्रिएट करना है, ये रहा मेंटेन कंडीशनल टेबल। अब यहाँ पे टेबल क्रिएट होती है आपकी, ठीक है। तो आप किस नेम से क्रिएट करना चाहते हो टेबल, क्या आप डिफाइन करना चाहते हो, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। तो कैसे क्रिएट होगी, जैसे मैंने बना रखा है, क्रिएट टेबल पे आ जाओ। मेरा जो मैंने टेबल बना रखा है 701 से बना रखा है, आप अपना कुछ भी नाम दे सकते हो। तो क्रिएट टेबल पे आ जाते हैं। जब भी आप यहाँ पे क्लिक करो तो पहले देख लो कि किस नंबर से बन रखी है टेबल। तो देखो इन नंबर से ऑलरेडी क्रिएटेड है एसएपी के अंदर। मेरी जितनी बनी हुई है मैंने बताया वो 70 की लिस्ट में बना रखी है मैंने, देखो 9 10 7 0 3 1। तो आप ऐसे ही अपनी कोई भी रेंज ले सकते हो। तो मैं एक और बना देता हूँ एसएपी के अंदर 712 के नाम से, एंटर कर देता हूँ। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, कल एरर भी दिखाया था व्हाट्सअप पे। एक स्टूडेंट का एरर आता है यहाँ पे, तो आपका भी एरर आ सकता है, इसलिए आप बड़े ध्यान से इसको करना। इसके अंदर हमें 3 चीज़ें डालनी होती हैं। सबसे जो पहली चीज़ होती है वो होती है कंपनी कोड, और उसका जो टेबल होता है टेक्निकल नेम उसका होता है DUKRS। ऐसे प्लांट होता है उसका होता है WERKS। परचेज ऑर्गेनाइजेशन का होता है EKORG। तो कंपनी के कोड में आएंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ से कंपनी का कोड ले लेंगे। ऐसे कंपनी का कोड आ गया। कंपनी कोड के बाद प्लांट, तो आपने पी से प्लांट की डिटेल्स देखनी है, तो ये हमारा प्लांट आ गया यहाँ पे। प्लांट के बाद हो गया परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन हो गई इस तरीके से। और देखो उनका टेक्निकल नेम ऑलरेडी आपको यहाँ पे शेयर भी हो जाएंगे, और ग्लोबल जो उसके जो फील्ड के नेम है वो भी यहाँ पे आपको डिफाइन हो गया। ये हमने इस तरीके से नाम बना दिया। तो आप एसएपी के अंदर अपना ऐसे स्टैंडर्ड क्रिएट कर सकते हो, राइट। ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, दिखेगा नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसको बनाने के बाद अपनी टेबल जनरेट कर दो कि किस नाम से क्रिएट करना चाहते हो। टेबल नाम बनाने के बाद उसको चेंज पे आके चेंज कर सकते हैं, एंड आप डिस्प्ले में जाके डिस्प्ले कर सकते हो। यहाँ पे मैं जनरेट कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। और डू यू वांट टू जनरेट, करना चाहते हो? यस, मैंने बोला हाँ हम करना चाहते हैं टेबल जनरेट। तो टेबल बन गया, टेबल का नाम आ गया। जैसे आप टेबल का नाम डालोगे यहाँ पे ये आपसे डिटेल्स पूछेगा इस तरीके से पैकेज। तो यहाँ पे अपना एक ट्रांसपोर्ट लेयर में आप कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। एसएपी के अंदर बहुत सारे स्टैंडर्ड बने होते हैं, मैंने बताया जैसे ये एसएपी का है, स्टैंडर्ड में देखो कितने सारे बने हुए हैं। तो आप इनमें से कोई सी भी एक टेबल ले सकते हो। सारे के सारे जो टेबल्स हैं ये स्टैंडर्ड टेबल हैं, किसके लिए होती हैं, प्राइसिंग के लिए। तो एंटर करा, एंटर करा, एंटर करा एंड सेव कर दिया। अब जब आप सेव करोगे ना तो एक नंबर जनरेट होता है, इसको बोलते हैं कस्टमाइजेशन नंबर, रिक्वेस्ट नंबर होता है। यानी कि आप कल को किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो रिक्वेस्ट नंबर आप किसी को दिखाओगे ना, जब आपने पहले एसएपी में काम किया होगा तो रिक्वेस्ट नंबर आता है, और उस रिक्वेस्ट नंबर को आप किसी को भी दिखाओगे तो वो आपकी कंपनी की सारी डिटेल्स उसके बेस पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंपनी का कोड क्या है, कंपनी का प्लान क्या है, परचेज की परचेज ऑर्गेनाइजेशन क्या है, परचेज की डिटेल्स क्या है, जो भी है वो सारी की सारी वहाँ से दिख जाएंगे। अब हम इसको सेव कर देते हैं। जैसे मैंने अपनी कंपनी की टेबल क्रिएट कर दी, सेव कर दी, राइट। इसके तो बाहर आ जाते हैं।
चेंज करने के लिए चेंज टेबल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, 712 नंबर है, याद रख लेना। आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, कोई चीज़ हटानी है, टेक्निकल नेम हटाना है, यहाँ से एग्जिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो। यहाँ से अगर आपको कोई फील्ड अपडेट करनी है अगेन कर सकते हो। यहीं पे सेकंड ऑप्शन हो जाता है डिस्प्ले करने के लिए, डिस्प्ले से डिस्प्ले कर सकते हो, चेंज से चेंज कर सकते हो, क्रिएट से बना सकते हो। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये मैंने देखो दोनों तीनों बता दिया आपको, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। अब हमारा जो दूसरा काम है यहाँ पे होता है डिफाइन एक्सेस सिचुएशन फॉर परचेजिंग। अब हमें परचेजिंग के लिए बनाना है। अब देखो 3 टेबल जनरेट होती हैं, आप कंपनी के कोड के बेस पे बनाओगे, प्लान के बेस पे बनाओगे, या कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन परचेज ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे बनाओगे। तो डिफाइन एक्सेस सीक्वेंस टेबल का जो यूज़ होता है ना, वो होता है किसके लिए, ग्रॉस प्राइस के लिए। जैसे मैंने लिख रखा है कि आप अपनी जब कैलकुलेशन करोगे तो ग्रॉस प्राइस पे करोगे। तो ऐसे में भरा जाता है। ये रहा डिफाइन एक्सेस सीक्वेंस परचेजिंग, एंटर कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे ग्रॉस प्राइस बेसिकली क्या होता है, यानी कि टोटल जो है ना, ग्रॉस का मतलब क्या हो गया, टोटल पे। एक हो गया नेट, एक हो गया डिडक्शन, एक हो गया अर्निंग, एक हो गया ग्रॉस। तो ग्रॉस का मतलब क्या हो गया, टोटल पे जितने भी हमारे अर्निंग के पार्ट हैं। अब इसको सेलेक्ट कर लो, सिर्फ टेबल को देखने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। सेलेक्ट करके एक्सेस पे डबल क्लिक करना है, ऐसे यहाँ पे सेलेक्ट करो, एक्सेस पे डबल क्लिक करो, तो एक विंडो आ जाएगी। ये एक टेक्निकल विंडो है जो SAP के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होती है, और ये स्टैंडर्ड है। यानी कि इसके अंदर आपके ऑर्डर हो गया, मटेरियल इन्फो रिकॉर्ड हो गया, नॉन स्टॉक आइटम, ये सारी की सारी डिटेल्स है जो यहाँ पे SAP के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है। तो ये एक एक्सेस टेबल है, किसके बेस पे बन रही है, 0002 के ग्रॉस प्राइस की एक स्टैंडर्ड टेबल क्रिएट है। मैंने बताया पहले भी कि कुछ टेबल ऐसे होते हैं जो अडैप से रिलेटेड होते हैं, कुछ टेबल ऐसे होते हैं जो MM से रिलेटेड होते हैं, कुछ SD, फीकुल, लॉजिस्टिक, अलग अलग टेबल होता है। लेकिन एक कंपनी के अंदर जो सारा काम हो रहा है ना, देखो एक कंपनी के अंदर मॉड्यूल वाइज हम रिकॉर्ड रख रहे हैं, लेकिन काम तो सब हो रहा है, कोई परचेज कर रहा है, कोई सेल कर रहा है। तो कुछ टेबल ऐसी होती है जो इंटरलिंक्ड होती है। तो इंटरलिंक जो टेबल होती हैं उनके आपने काम नहीं करना, ना ही उनको डिलीट करना, ना ही चेंज करना। चेंज कर दोगे तो सर्वर तो सारे हट जाएंगे, और फिर वो डिफ़िकल्ट होगा उसको एक्सेस लेके आना, राइट। तो कोशिश करना कि उसको नहीं हटाओ। अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे देखा है कि इसके अंदर बहुत सारे SAP के अंदर स्टैंडर्ड है, यही दिखाया आपको प्री डिफाइन बनी हुई है। अब आपने अपना बनाना चाहते हो, जैसे आपने बोला मुझे अपना क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करेंगे, यहीं पे न्यू पे क्लिक कर देंगे, न्यू एंट्री पे क्लिक करें। अब देखो हर किसी ने अपना बना रखा है, जैसे इसने 001 के लिए बना रखा है, इसने 002 के लिए बना रखा है, 3 के लिए। तो आप भी अपना एक ऐसा स्टैंडर्ड कर सकते हो। तो जैसे मैंने अपना रखा है, नीचे देखो जॉब के नाम से आप अपना एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर लो। तो हमारी कंपनी का कोड क्या था मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने आई थिंक आप लोगों के लिए बनाया था जॉब 3, तो मैं बना देता हूँ जॉब 4 के नाम से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया ये मेरा है ग्रॉस प्राइस, और इसको यहाँ से कर दिया सेव, एंटर मार दिया एंड सेव कर दिया। तो मेरा जॉब 4 के नाम से मैंने एक अपना क्रिएट कर लिया, ठीक है। अब क्या करो, जॉब 4 को ही सेलेक्ट करके अपना एक्सेस सीक्वेंस की टेबल देखेंगे, कैसे देखेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, एक्सेस पे डबल क्लिक करेंगे, विंडो खुल गई, न्यू एंट्री बना लो। ध्यान देना जब आप यहाँ पे काम करोगे, क्योंकि हमारा ये पहला क्रिएट हो रहा है तो हम 1 नंबर पे बनाएंगे, और हमारा टेबल का नाम क्या हो, 712 हम यहाँ पे डाल देंगे। यानी कि जो हमारा नंबर है, कौन से नंबर का हम बना रहे हैं, पहला नंबर का, और टेबल का नाम है 712। अब एंटर करो, जैसे एंटर करोगे, एंटर मारोगे और इसको सेव कर दोगे, तो ये हमारी एक रिक्वायर्ड फील्ड हो गई जो असाइन होगी अपने टेबल के साथ। अभी बोला कंपनी कोड, प्लांट और परचेज ऑर्गेनाइजेशन, इस टेबल के अंदर तीनों फील्ड हैं। आप ध्यान से देखोगे इस टेबल के अंदर तीनों फील्ड हमने डाल रखी थी, हमारी कंपनी का कोड भी आ गया, हमारा प्लांट भी आ गया, हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी आ गया। तो तीनों की तीनों फील्ड हमारी इस टेबल के अंदर आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, देखो जब आप वहाँ पे जैसे ये वाला फील्ड था, इस पर हमने सेलेक्ट करा, फील्ड पे डबल क्लिक करा, तो 3 टेबल यहाँ पे जनरेट होगी आएंगी, एंड रिलीज एंड परचेजिंग का ऑप्शन आपके पास ऑटोमेटिक जनरेट होगा। फील्ड पे डबल क्लिक करो, एंटर करते हैं, आप देखो कंपनी कोड, प्लांट, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 ऑटोमेटिक हैं, क्योंकि इनकी डॉक्यूमेंट जो टेबल होती है वो ये वाली होती है, स्ट्रक्चर टेबल बोलते हैं इसको। तो इसका जो हो गया फील्ड नेम हो गया BUKRSWERKS प्लांट के लिए, एंड EKORG हो गया परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यही नेम आपको यहाँ पे भी दिख जाएंगे इसी तरीके से कंडीशन में।
ये दोनों किसके लिए, ये रिलीज़ के लिए होगी और ये प्रोसेसिंग के लिए होगी। रिलीज़ का मतलब हो गया कि हम इस डॉक्यूमेंट को रिलीज़ करना चाहते हैं, तो उसकी जो टेबल का नाम होता है कंडीशन में होता है KFRST और KBSTAT, ये जो होता है प्रोसेसिंग स्टेटस के लिए होता है। तो ये डिफाइंड होती है ऑलरेडी, आपको इसमें कुछ करना नहीं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। तो इसमें आप देखोगे ये दोनों के दोनों ग्रीन स्टेटस में दिखा रहे हैं, यानी कि प्रोसेसिंग पे, और ये दोनों हमने सेलेक्ट कर रखे हैं, यानी कि हमारा ये IP एड्रेस के साथ जनरेटेड है। तो इसमें हमें बेसिकली कुछ ज़्यादा करना नहीं है। अब आप चाहो तो यहाँ पे सेव कर लो और इसको एंटर करके नीचे आ जाए, जैसे मैंने ऑलरेडी कर रखा है। तो मैं कंट्रोल S से इसको सेव कर लेता हूँ और डेटा को सेव करके नीचे आ जाता है। इससे क्या हुआ कि हमारा जो टेबल नेम है वो हमारी एक्सेस सीक्वेंस टेबल के साथ कनेक्टेड है। एक्सेस सीक्वेंस टेबल में हमारा क्या है, ग्रॉस प्राइस है। तो ये हो गया हमारा एक्सेस जॉब 4, ये हमारी टेबल का नाम, और ये हो गया सीरीज 1। तो हमने एक ही बनाया है। अब इसको बनाने के बाद दूसरा होता है कंडीशन, डिफाइन कंडीशन टाइप। देखो SAP के अंदर अलग अलग कंडीशन होती है, उसको हम ऑपरेटर भी बोलते हैं। अगर आप कंडीशन की बात करोगे तो कंडीशन और ऑपरेटर एक ही होता है। इसके बारे तो अब दूसरा आपका है डिफाइन कंडीशन टाइप, ये वाला जो ऑप्शन लिखा हुआ है डिफाइन कंडीशन टाइप। डिफाइन कंडीशन टाइप का मतलब SAP के अंदर होता है कि आप एक ऑपरेटर क्रिएट कर लो, कंडीशन अप्लाई कर रहे हो। अब कंडीशन क्या होती है, जो सेट करती है प्राइसिंग को, परचेजिंग की प्राइसिंग को जो सेट करती है उसको हम कंडीशन टाइप भी बोलते हैं SAP के अंदर। आपको सेट करना है यहाँ पे जाके पहले वाले को, देखो यहीं पे ऐसे डिफाइन भी कर रखा है, नीचे देखोगे आपको। अब यहाँ पे ना अलग अलग टेबल होती है। तो SAP के अंदर कुछ टेबल ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड है, प्री डिफाइंड है, कुछ टेबल ऐसे हैं जिन पे आपको खुद भी क्रिएट करना होता है, जैसे GST के लिए, जैसे डिस्काउंट के लिए, जैसे परचेज के लिए, जैसे आपका हो गया सपोज, देखो कई बार ना डेप्रिसिएशन भी लगता है, बट वो क्योंकि हमारा एक्टिविटी नहीं है, वो फाइनेंशियल एक्टिविटी है, बट उसके भी यहीं पे आते हैं सारे के सारे कंडीशन टेबल के अंदर, जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ FI में। तो वो कंडीशन टेबल के अंदर आते हैं। तो उसको डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया, प्राइसिंग हो गया, GST का हो गया, ठीक है, डिस्काउंट का हो गया, तो सारे के सारे इसी टेबल पे आएंगे। तो अब आप अगर अपना चेक करना चाहते हो तो SAP के अंदर पोजीशन पे PB001, देखो PB00, ये डिफ़ॉल्ट है, यानी कि SAP के अंदर ऑलरेडी क्रिएटेड है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप इसको बड़े ध्यान से देखो, प्लीज़ इसको चेंज मत करना, या आप इसको यहाँ पे आके देखो, चेंज करने में कुछ क्या है, कुछ भी नहीं चेंज करना। यहाँ से डिटेल ही तो हटानी है, इसलिए आप कुछ अपना डाल दोगे। लेकिन जब मैं किसी को डिफ़ॉल्ट बता रहा हूँ ना, तो डिफ़ॉल्ट दिखेगा नहीं यहाँ पे कोई, तो मैं PB00 डालूंगा और वो कुछ और ही आ जाएगा। तो आप इसको मत ही चेंज करना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड टेबल है। SAP के अंदर भी कोई भी टेबल आप मत ही छेड़ना। तो PB00 जो है वो SAP के अंदर स्टैंडर्ड है ग्रॉथ के लिए। अब अगर अपना, जैसे भाई हम अपना क्रिएट करना चाहते हैं तो अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, और अगर उसी का देखना है तो उसी का देख सकते हैं। तो अपना पहले इसका चेक कर लेते हैं, PB00 में क्या है, डबल एंटर करो, यहाँ पे आएगा। तो देखो यहीं पे क्या लिखा हुआ है, प्राइसिंग लिखा हुआ है, परचेज लिखा हुआ है। तो परचेज़ के अंदर हमारा प्राइस क्या है, क्वांटिटी क्या है, और बेस प्राइस क्या है, 3 ऑप्शन आ गए यहीं पे SAP के अंदर, स्टैंडर्ड है। अगर आप ये अपना क्रिएट करना चाहते हो तो आप न्यू भी कर सकते हो, यहाँ से जैसे न्यू एंट्री दिया है, तो न्यू में आपको पूरा भरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो यहीं पे सेलेक्ट कर लो इसी का रेफरेंस पे। इसकी एक टेबल होती है GST में इनपुट और आउटपुट के लिए, तो MWVS जो होता है वो होता है इनपुट के लिए, और MWAS हो गया आउटपुट के लिए। यानी कि जब हम परचेज़ का बनाएंगे तो इनपुट होगा, और जब सेल का बनाएंगे तो आउटपुट होगा। वो एक टेबल है, मैं अगर आपको दिखा पाऊँगा आपको, इसको फिलहाल मैं यहीं पे भी छोड़ रहा हूँ, आगे पहले वो टेबल दिखाता हूँ, /O एंड इसके बारे में आता हूँ, इसका एक मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं होगा, एक कीबोर्ड होता है FTXT देखो FTXT एक कोड होता है इसका, इस पर क्लिक करना, कंट्री मांगेगा, अपनी कंट्री डालना,
अब कंट्री के अंदर ना जो हमारे कोड बने हुए होते हैं, जैसे मान के चलो हम 2 बना रहे हैं, तो इसमें 2 होते हैं, एक हो गया इनपुट के लिए और एक हो गया आउटपुट के लिए, 2 ही लेते हैं सिर्फ ये देखो। तो हम कौन सा टैक्स लगा रहे हैं, एक आउटपुट के लिए लगा रहे हैं, एक इनपुट के लिए लगा रहे हैं। तो ये हमारी कंडीशन टेबल होती है SAP के अंदर। देखो लिखा ना टैक्स कोड, तो इंडिया के लिए देखो, इंडिया लिखा हो, इंडिया कंट्री, तो इंडिया की कंट्री के लिए टैक्स कोड उन्होंने ये दे रखे हैं। तो आप अपना भी यहाँ पे चेक कर सकते हो इस तरीके से। तो इनपुट और आउटपुट की 2 टेबल होती है, MWES MWBS, इनपुट और आउटपुट के लिए, परचेज के लिए इनपुट, आउटपुट के लिए और आपका MWES, तो सेल और परचेज दोनों होते हैं। देखो अब आप अपना बनाना चाहो जैसे मैंने बताया, तो कैसे बनाएंगे अपनी टेबल, सेलेक्ट कर लो, यहाँ से कॉपी कर लो, अभी सारी की सारी चीज़ आएगी। अपना नाम चेंज कर दो, मैंने अपना जॉब कल 3 के नाम से बनाया था, आज 4 के नाम से बना देगा। डिफ़ॉल्ट प्राइस मेरा ऑलरेडी सेट है, जिसमें कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी जॉब 4 जो मेरा कंडीशन टाइप में क्रिएट कर रहा हूँ SAP के अंदर, ये किस टेबल पे काम कर रही है, PPRO, डिफ़ॉल्ट है देखो एक्सेस के अंदर। तो ये सारे के सारे टेबलों का लिंक अप होता है एक दूसरे के साथ, और इसको एंटर करो एंड सेव करो। अभी हमारा डेटा बस सेव करके आ गया कि हमारा डेटा सेव हो गया। हमने किस नाम से बनाया, जॉब 4 के नाम से। अब हमारी जो भी कैलकुलेशन होगी वो ग्रॉस प्राइस के हिसाब से होगी। देखो मैंने दिखा भी रखा, ऐसे कॉपी करना और एंटर मार के सेव कर देना, यहाँ पर लिखा देना चेंज एंड एंटर, ये हमारा एक बन गया एंड सेव इट। अब आपको जो दूसरा बनाना है ये है सेट कैलकुलेशन स्कीमा परचेजिंग, यानी कि अच्छा हमने कल आई थिंक यहीं तक करा था, मुझे याद आ गया। हाँ, आज हमने परचेजिंग का करना है, सेट कैलकुलेशन स्कीमा परचेजिंग। अब हमने आज यहाँ से करना है, कल तो इतना तो हमने करा था, बट फिर भी और भी करेंगे। अब हम इसको कैसे सेट करेंगे SAP के अंदर, तो सबसे पहले स्केप से आप बाहर आ जाओ, ये हो गया, 3 ऑप्शन है, पहले वाले पे डबल क्लिक कर लेंगे। अब इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, एक हो गया स्कीमा और एक हो गया कंट्रोल डेटा, यानी कि हम कंट्रोल कैसे करेंगे। तो बेसिकली कुछ यहाँ पे CO का भी पार्ट आता है, लेकिन आपको सिर्फ क्या करना है, हमने MM का देखना है, तो हम MM के देखेंगे। इसमें SAP के अंदर हर किसी का अपना टैक्स प्रोसीजर बना होगा, OBBG इसका टीटोर होता है SAP के अंदर। अगर देखो जैसे इसमें बना रखा है 1A0001 के नाम से, इसमें सर्विस के लिए बना दिया, इसने रिबेट के लिए बना दिया, ये बहुत सारे बने हुए हैं। अगर आप इसके अंदर देखोगे ज़्यादातर तो सब रिबेट्स के बने हुए हैं। तो अगर आप अपना भी बनाना चाहते हो तो ऐसे ही न्यू एंट्री से यहाँ पे क्रिएट कर लोगे। अब अपना प्रोसीजर बना लो, तो मेरा प्रोसीजर जैसे मैंने यहाँ पे प्रोसीजर बना रखा है किसके नाम से, जॉब 1 के नाम से, मैंने यहाँ पे बना दिया जॉब 4 के नाम से। डिस्क्रिप्शन में क्या डाल दिया, परचेज स्कीमा को, ये तो यहाँ पे भी डाल देता हूँ परचेज फॉर जॉब 4 और एंटर करके सेव कर दो। अब देखिए अभी ये तो आसान था, यही है अंदर इसके जो कंट्रोल डेटा है जिसको कंट्रोल करते हैं, इसको समझना है आपको। अब आपने कंट्रोल डेटा पे जाना है, डबल क्लिक करना है, अपना खुद का क्रिएट करना है। इम्पोर्टेंट टेबल यही है, ये वाली अभी आपको ब्लैंक दिख रही होगी, बहुत बड़ी बनेगी। इसको समझते हैं कैसे करना है, सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कंट्रोल डेटा पे जाना एंड न्यू एंट्री पे जाना। यहाँ पे तो ये स्टेप्स हैं इसके काउंटर हैं कि कितने होंगे, इसकी डिस्क्रिप्शन होंगे। अब देखो इसके अंदर ना 3-4 चीज़ें होती हैं, एक हो गया कंडीशन टाइप, एक लास्ट में हो गया अकाउंटिंग के, जिसमें आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, ये देखो इसको, ये हो गया अकाउंटिंग। तो आपकी कंडीशन टाइप और आपकी अकाउंटिंग की मैच होनी चाहिए, और आप कंडीशन क्या अप्लाई कर रहे हैं वो कंडीशन इसके बेस पे जनरेट होगी। जो आप बोल रहे थे ना कल कि मेरा परचेज नहीं बन रहा, मेरा ऑर्डर नहीं प्लेस हो रहा क्योंकि उसमें कंडीशन नहीं आ रही, तो वो कंडीशन ही आप यहाँ क्रिएट करते हो। ये कंडीशन अगर गलत आप क्रिएट कर दोगे तो वहाँ पे वो आने वाली है नहीं, इसलिए बड़े ध्यान से देखना। न्यू एंट्री कर लेता हूँ। अब आपने अपना यहाँ क्रिएट करना है, और देखो कैसे क्रिएट करना है, इसको समझो पहले। ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन को पहले समझाता हूँ, पहले टाइप करता हूँ, फिर टाइप के साथ ही समझा दूँगा, शायद ज़्यादा अच्छे से समझ। देखो सबसे पहले आपकी भी कंडीशन हो सकती है। कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि आप कोई भी बिल बना रहे हो, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लग सकती है। हो सकता है उस पर GST भी ऐड होने वाला हो सकता है उस पर आपका डिस्काउंट भी लग रहा हो, है ना, यानी कि आप उसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ कर सकते हो, तो उनको स्टेप बोलेंगे।
तो हम स्टेप कैसे लिखते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। मैंने लिखा स्टेप 1, यानी कि मैं एक स्टेप दे रहा हूँ, एक कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ, तो काउंटर भी इसका 1 ही होगा, यानी कि एक ही को काउंट करेगा। अब देखो, मैंने बोला SAP के अंदर जो भी मेरी कंडीशन टेबल जनरेट हो या मेरा कंडीशन टाइप क्रिएट हो, वो किस नाम से हो, यानी कि मैं किसके लिए करा रहा हूँ। जो मैं परचेजिंग के लिए बना रहा हूँ, तो उसका टेबल का नाम क्या है, तो यहाँ पे लिखा जॉब 1, तो मैं डालूँगा जॉब 4, JOB 4। ये मेरी कंडीशन टेबल होगी जो मैंने अभी कंडीशन टाइप क्रिएट करी, जॉब 4 के नाम से मैंने क्रिएट करा। अब मैं क्या ऑप्शन दे रहा हूँ, मैंने बोला मेरे बिल पे क्या हो भाई, जो मेरा बिल बना हुआ है उस बिल पे क्या हो, ग्रॉस टेबल असाइन हो। मैंने बताया था ना, ग्रॉस प्राइस वाली टेबल PV00। क्योंकि मेरी एक ये कंडीशन है, तो एक कंडीशन मैंने और बना ली कि मेरी इस टेबल पे ये भी हमारी कंडीशन टेबल होगी, तो ये हमारी खुद की अपनी स्टैंडर्ड होगी जो मैंने क्रिएट कर रखी है। देखो कंडीशन टेबल JOB 4 के नाम से, और PV00 स्टैंडर्ड होगा ग्रॉस प्राइस के लिए, ये टेबल अपडेट हो। इसी ग्रॉस प्राइस पे ही आपकी सारी कैलकुलेशन होती है, आप याद रखिए। अब इसमें आप देखोगे तो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। तो मैंने बोला ये कंडीशन अप्लाई हो जाए, मतलब आप कंडीशन कितनी बना सकते हो कि उस पर ग्रॉस लग जाए, उस पर GST लग जाए, उस पर डिस्काउंट लग जाए। हाँ, ऑप्शन बहुत सारे हो सकते हैं। तो इनको क्या बोलेंगे, जितने बढ़ते रहेंगे काउंटर हो जाएंगे। तो काउंटर हो गया 1 2 3 4, ये काउंटर हो गए। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 ये काउंटर हो गए। स्टेप्स क्या हो गए कि मैंने बोला या वो मेरी कंडीशन टाइप ले लो जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, और अगर उसका ना ले तो PV00 को ले ले। आप समझो इस चीज़ को, अगर मेरी टेबल जब भी मैं एक बिल क्रिएट करूँगा उस बिल के अंदर वो क्या ले ले, या जो मैं कंडीशन टाइप क्रिएट कर रहा हूँ उस कंडीशन टाइप को ले ले, या फिर जो SAP के अंदर स्टैंडर्ड टेबल है PV00 के नाम से उसको ले ले। तो इसीलिए इसको स्टेप 1 और स्टेप 1 बोलेंगे, ये हो जाए या ये हो जाए। इसीलिए इसको 2 नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, ये हो जाए या ये हो जाए। लेकिन इसको अलग काउंट करेगा, इसको अलग काउंट करेगा, इसलिए काउंटर में 2 ही आएगा। दूसरी कंडीशन क्या होगी, जैसे यहाँ पे लिखा 2, तो मैंने 2 लगा दिया। 2 किसके लिए लगता है, राइट, जो आपके चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं FIRD, देखो मैं यहाँ पर फाइंड करके दिखा रहा हूँ FIRD। तो ये हमारे देखो आगे, इसको ले लो यहाँ से। ऐसे मैंने बोला बहुत सारे ले सकते हो, इसमें से आपके पास देखिए इतनी बड़ी टेबल होती है। आपको क्या चाहिए, इसमें डिस्काउंट चाहिए, आपको फिक्स अमाउंट चाहिए। ग्रॉस तो हमने ले लिया ऑलरेडी, बाकी आपके पास और क्या आ सकता है, डिस्काउंट का आ सकता है, GST का ले सकते हैं। आउटपुट लग रहा है, मतलब अगर आप सेल कर रहे हो तो आउटपुट का ले लोगे, अगर आप इनपुट कर रहे हो तो आपको इनपुट के लिए ये लेना पड़ेगा INGS। देखो मेरा ये बना हुआ, देखो जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3 जॉब 4, ये आज ही तो बना जॉब 4 करेगा। तो आप भी अपने ऐसे ग्रोथ प्राइस डाल सकते हो। तो एक बिल के अंदर ना काफ़ी सारी कैलकुलेशन हो सकती है, बट फिर भी हम कौन सी कैलकुलेशन करें फिलहाल, ग्रोथ से रिलेटेड। अब क्योंकि मेरी एक कंडीशन होगी, एक दूसरी कंडीशन होगी। अब जब भी आप काम करते हो, जैसे मैंने बोला एक तो ये हो या ये हो, ये दूसरी कंडीशन हो जाए। तीसरी कंडीशन में यहाँ पे लिखा हुआ है FVA1, ये भी साइड चार्जेस के लिए, तो FVA1, तो यहीं पे जाता हूँ FVA1, देखो आ गया वैल्यू 1। तो आप या इस वैल्यू को पहले ले लो या इसको ले लो, दोनों को दोनों एक ही है, लेकिन एक में क्वांटिटी आ जाएगी और एक में वैल्यू आ जाएगा, जैसे आपने देखा। अब आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे अभी कितनी कंडीशन क्रिएट हुई है, आपको काउंटर 4 दिख रहे हैं, कंडीशन 3 ही अभी। एक तो ये तो ये तो एक ही हो गई, 1 2 3 कंडीशन। अब भाई देखो, ये मेरा ना एक स्पेसिफिक स्पेस है अपने सिस्टम के अंदर जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो जब मैं इसके अंदर काम कर रहा हूँ, इसकी बिलिंग बनाऊँगा, तो आज तो ठीक है, मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए, यही 2 चीज़ें चाहिए थी, ग्रॉस अमाउंट चाहिए, फ्राइट चार्जेस चाहिए। लेकिन मान के चलो मुझे फ्यूचर में GST भी ऐड ऑन करना है, तो मुझे डिस्काउंट भी ऐड ऑन करना है, तो डेप्रीशिएशन चार्ज भी दिखाना है, तो इंटरेस्ट भी दिखाना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डाले 10। मैंने इतना स्पेस खाली रख दिया, तो मैंने बोला मेरे सर्वर पे इतना स्पेस क्या हो, खाली हो, ताकि मैं यहाँ पे काम कर सकूँ और कंडीशन अप्लाई कर सकूँ एग्जैक्टली। तो ये स्टेप, ये काउंटर, ये कंडीशन टाइप, पूरा कंसल्टेंट का काम है, ये कोई भी एंड यूज़र का काम नहीं है, सारा यही काम होता है। बट ये
एक आधी बार ये होता है साल 2 साल में इम्प्लीमेंटेशन में, जब आप कंपनी इम्प्लीमेंटेशन करती है उनको, ठीक है। अब आप ध्यान से देखोगे तो मेरी जो कंडीशन क्रिएट हुई है ना, कितनी कंडीशन क्रिएट हुई है, एक तो ये हो गई, ये हो गई, ये हो, तो एक तो ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये, तो टोटल कंडीशन होगी 3। तो आपने फ्रॉम और टू में कैसे लिखना है, 1 to 3, क्योंकि मेरी एक कंडीशन ये हो गई और तीन ही तो कंडीशन हुई है भाई। अगर आप कल को 10 कंडीशन बना दोगे तो 1 to 10 डालोगे, तो कितनी कंडीशन बन गई, 1 से 10 तक। मेरी 3 है, ये दोनों एक हो गई, ये हो गई आपकी एक कंडीशन, एक हो गई है, तो 1 2 3 कंडीशन, तो 1 to 3 क्यों डाला, 3 कंडीशन हो गई। अब देखो यहाँ पर ना प्रिंट टाइप आता है, तो प्रिंट टाइप में जब आप थोड़ा सा इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ, प्रिंट टाइप में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। स्टैंडर्ड में आप जो लेते हो प्रिंटिंग एट लेवल, ये वाला लेते हैं ज़्यादातर, बाकी आप कोई सा भी ले सकते हो सकता है आप जिस सर्वर पे कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ पे आपको ये वाला ऑप्शन अलॉट ना करे, प्रीवियस वैल्यू के लिए करे, मतलब प्रिंटिंग की सेटिंग होती है। प्रिंटिंग की सेटिंग हर प्रिंट कंपनी की एक अपनी अपनी स्टैंडर्ड जो मैं लेता हूँ वो एक्स में ले रहा हूँ फिलहाल, बाकी आप कोई से भी ले सकते हो प्रिंटिंग के लिए। तो फिलहाल मैंने सब में एक्स से ले लिया। हर कंपनी के अंदर एक ही प्रिंटिंग सेटिंग नहीं होती है, जो भी प्रिंटिंग टाइप बना होगा उनका वो आपने ले लेना। अब सुनो, यहाँ पे ध्यान से देखो सब टोटल, क्योंकि देखो दो ही तो कंडीशन है जिनको मैं अप्लाई करवा रहा हूँ। ये तो नीचे प्राइस चार्ज है, लेकिन मेरे जो कंडीशन है वो कौन सी है, या मेरी खुद की टेबल पे क्रिएट हो या PV00 पे हो, आप समझो जो मेरा बिल जनरेट हो रहा है या ग्रॉस अमाउंट पे हो या इस पे हो, ये दो ही तो कंडीशन है मेरी। JOB4 मेरी क्या होगी, ये मेरा खुद का अपना प्रोसीजर हो गया, टैक्स प्रोसीजर जो लिखा हुआ है JOB4 के नाम से, और PV00 क्या होगी, स्टैंडर्ड टेबल हो गई। तो आपने जब यहाँ पे सब टोटल में आओगे ना, इस जगह पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। कॉपी वैल्यू लेते हैं, ग्रॉस वैल्यू, कॉपी वैल्यू का मतलब क्या होगी, ग्रॉस वैल्यू, यानी कि ये वो इसको ले ली, ये इसको ले ली, ग्रॉस वैल्यू को कॉपी करे, इसलिए मैं यहाँ पे 9 डाल दे रहा हूँ। जितनी भी कंडीशन लगती है सब कॉपी वैल्यू पे लगती है, क्योंकि एक आज आप इस पर काम कर रहे हो, कल तो आप दूसरी कंपनी बनाओगी, तीसरी बनाओगी, तो कॉपी ग्रॉस वैल्यू भी हम ले लेते हैं। बाकी ऑप्शन तो बहुत सारे हैं। अब इसको करने के बाद आपको मैंने जैसे बताया पहले कि आपके पास यहाँ पे अकाउंटिंग की आता है, तो आपने अकाउंटिंग की में अपना डालना है। देखो मैंने भी अपना डाल रखी है, देखो ये मेरी अकाउंटिंग की, ये अकाउंटिंग की हो गई, और ये हमारा एक्चुअल वैल्यू प्राइस हो गया। तो मैं आगे आता हूँ, यही प्राइस वाला मैंने फिर से डाल देना FR, ये सब थोड़ा सा नहीं चल रहा है, R1 देखो ये आ गया। क्लियर करने के लिए एक और सेम यही चीज़ नीचे डाल देगा, क्योंकि अच्छा एक चीज़ और मैंने एक यहाँ पे गलत डाल दिया, ये यहाँ पे नहीं, ये यहाँ पे आएगा इस जगह पे, क्योंकि मेरी तीन, एक तो ये तो मेरे किसके लिए हो गया, कंडीशन टेबल के लिए, एक ग्रॉस के लिए, तो क्लियर तो इन्हीं को करना है ना, इसको और इसको, तो इसके लिए यानी कि इसकी सीट में यहाँ पे डालना है अपना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, FR1 एक टेबल ये, और FR1 टेबल 2, इन दोनों को क्लियर करना है। और सेम आपने यहाँ पे भी डाल देना FR1 अप्रूवल में FR1। अब देखो एक बार ना एंटर मारो, एंटर मार के अगर इनकी डिटेल्स इनके सामने आ जाती हैं, जैसे ग्रॉस प्राइस, टेबल नेम, डिफाइन, यहाँ पे तो सब सही है। इस डिस्क्रिप्शन में देखो एंटर मारते हैं तो ये बोल रहा है ये देखो इसने एरर नहीं दिया, एक इंडिकेट भी कर रहा है ये अप्लाई हो या ये हो, मैंने बोला ओके। तो उसने दो कंडीशन मेरे को दे दी, एक और एंटर मारा, उसने बोला तीसरे में आपका तीसरा काउंटर चलेगा, ठीक है, फोर्थ काउंटर चला और एंटर मारा, एंटर मारा। अब देखो यहाँ से देखो वो बोला कि 3 कंडीशन यहाँ दे रहा है, तो टोटल कंडीशन कितनी होगी 3, तो 1 2 3 कंडीशन होगी, क्योंकि ये अभी तो एक ही होगी ना, तो 1 से 3 तक देखो दोनों को दिखा रहा है कि ठीक है 10 हो गया। अब देखो 10 के आगे ऑटोमेटिक 0 दे दिया, क्योंकि 10 मैंने अपनी लास्ट कंडीशन डाल दी थी। मैंने क्या बोला अपनी उसमें कि मेरी लास्ट जो कंडीशन हो वो 10 के बेस पे चले। अब समझो ना कि अगर आपको कल को GST ऐड ऑन करना है या आपको कुछ और ऐड ऑन करना है, तो आपकी जो
कंडीशन होगी वो ज़्यादा हो गई, तो आपने एक स्पेस ऑलरेडी बना के रख दिया अपने सर्वर के ऊपर कि कल को अगर हमारी कितनी भी एंट्रीज जनरेट होंगी उसके लिए मेरे पास स्पेसिफिक स्पेस है। अब ये किसके लिए बनी हुई है, देखो सामने आ गया ग्रॉस प्राइस, तो ये हो या ये हो, अगर आपकी ये टेबल एक्सेस कर रही है कंडीशन बेस पे ले रहे हो तो ठीक है, ये तो ग्रॉस प्राइस पे बहुत काम मिलेगा। तो SAP के अंदर ना आप जब PO क्रिएट करोगे या जब मीगो माइलो की एंट्री करोगे तो वहाँ पे ये आपका यूज़ सारा का सारा आएगा। अब इसको मैं यहाँ से कंट्रोल से सेव कर देता हूँ। देखो डेटा वर्क सेव, तो मैंने अपनी एक स्पेसिफिक टेबल क्रिएट कर दी इस जगह से। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया। तो ये मेरी एक कंडीशन टेबल होगी। देखो मैं लास्ट में यहाँ पे एंटर भी मार रखा है। अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाता हूँ। यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है इसके आगे डिटेल्स, लेकिन मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि आप जब एंटर मार के सेव करोगे तो ऐसा रहेगा। देखो ग्रॉस प्राइस, प्राइस वैल्यू, ये उसका अमाउंट। तो SAP MM के लिए आपने ये क्रिएट कर दिया। स्टैंडर्ड है, नाम कुछ भी हो सकता है। आज देखो आप S4 आना सीख रहे हो सकता है कल को फ्यूचर में कोई और आ जाए। जैसे मैंने सीखा था तो हमारे टाइम पे ECC चलता ना बहुत सालों पहले। फिर उसके बाद जब हाना है तो ऑब्वियस हानों को भी सीखा, अपग्रेड करा, उसमें चीज़ें देखी। ऐसे हो सकता है अपने टाइम आपके टाइम में भी कोई चेंज हो। इवन अभी आप अगर SAP की वेबसाइट पे जाओगे, मेन सर्वर पर देखोगे तो उन्होंने अपना अपडेशन डाला है नया, तो मे बी वो लॉन्च होगा बहुत जल्दी। उनकी वीडियो देखी थी मैंने। तो आपको अपडेट करना पड़ता है बिकॉज अभी तो आप चलो सीख रहे हो, लेकिन कल को जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा, आप किसी जगह पे होंगे तो वहाँ पे आपको अपडेट करनी पड़ेंगी चीज़ें। तो ये हमने अपनी खुद की एक कंडीशन टेबल क्रिएट कर लिया SAP के अंदर। अब टेबल क्रिएट करने के बाद अब हम आगे आते हैं। अब इस चीज़ को समझो, आप इसको समझो, ये क्या लिखा है, डिफाइन स्कीमा ग्रुप। देखो SAP में ना जब भी हम काम करते हैं तो ग्रुप और सब ग्रुप दो रूल होते हैं। जैसे मान के चलो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम बना रहे हैं, जो बना रहे हैं किससे रिलेटेड बना रहे हैं, एसेट से रिलेटेड बना रहे हैं। तो एसेट्स के भी तो पार्ट हो गए ना, या वो करंट एसेट्स में होगा या वो फिक्स एसेट्स में होगा। एक अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं। ऐसे ही एक्सपेंस भी होते हैं, तो दो एक्सपेंस हो गए, ये वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा या वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। हमारी कोई लाइबिलिटी है, हमने जैसे बिल की पेमेंट नहीं करी, ठीक है, तो हमारी आउटस्टैंडिंग है ना, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी भी दो होगी, एक शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होगी और एक फिक्स लाइबिलिटी होगी, यानी कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी। तो ग्रुप का एक बहुत बड़ा रोल होता है स्कीमा ग्रुप, जहाँ पे भी आप करते हो। तो फिलहाल हम स्कीमा ग्रुप पे आ जाते हैं, इसके से थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं। मेरा सबसे पहले डिफाइन स्कीमा ग्रुप और सप्लायर। अब देखो मैं ऑलरेडी आपको पहले बता चुका हूँ कि सप्लायर, वेंडर, DP तीनों एक ही हैं, अलग अलग, इनमें कोई भी डिफाइन नहीं है। इस पर सेलेक्ट कर लो और अपना क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे गया। अब देखो SAP के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे बने हुए हैं। देखो जॉब J1 के नाम से, स्कीमा ग्रुप फॉर CST, फॉर सप्लायर, फॉर बॉस, बहुत सारे इन्होंने अपने ग्रुप्स बना रखे हैं। तो आप वेंडर के लिए भाई, अगर हम वेंडर को असाइन करेंगे, वेंडर को कोड देंगे, आपने देखा होगा वहाँ मैंने वेंडर को कोड दिया था तो उसका कोई नाम था ना जब हमने BP क्रिएट करा था। तो आपने अब वेंडर के लिए जो बना रहे हैं तो कोड बनाना है। देखो SAP क्या है, लिंक्ड अप है कि अगर आपको किसी को कोई चीज़ असाइन करनी है तो पहले उसके लिए कोड बनाना पड़ेगा, और अगर आपका वो कोड क्रिएटेड नहीं है तो फिर आप उसके साथ वो असाइन नहीं कर सकते। तो आप ऐसे कुछ क्रिएट कर लो। तो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया J4 के नाम से, एंड लिख J4 और वेंडर ग्रुप के लिए है। तो मैंने दोनों में J4 डाल दिया ताकि मुझे वहाँ ढूंढने में आसानी हो। जॉब 4 मेरा नाम से मैंने क्रिएट कर दिया, तो मेरा जो ग्रुपिंग भी बन गई वो J4 के नाम से बन गई, ख़त्म। देखो मैंने बना के सेव कर दिया। अब इसके बाद लिखा है डिफाइन स्कीमा ग्रुप फॉर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना, परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए बना दिया। तो पहले हमने जो क्रिएट करा यहाँ पे वो किसके लिए बनाया, पहले जो बनाया ग्रुप फॉर सप्लायर, पहले सप्लायर के लिए बनाया। अब किसके लिए बना रहे हैं, परचेजिंग ग्रुप के लिए, परचेजिंग ग्रुप के लिए बना रहे हैं। SAP के अंदर देखो कितने सारे बने हुए हैं। देखो आप देखोगे तो ये कंट्री के हिसाब से बने हुए हैं बेसिकली, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, है ना, स्पेन, बहुत सारे बने हुए। तो अगर आपको अपना क्रिएट करना है तो न्यू से बना लो, जिसके लिए बनाना है उस कंट्री के लिए भी बना सकते हो और उसके ग्रुपिंग भी डाल सकते हो। तो जैसे मैंने बना रखा है JOB4, क्योंकि 4 डिजिट का बन सकता है, इससे ऊपर नहीं, तो मैं JOB4 ही डाल दिया।
यहाँ पे लिख दिया मैंने स्कीमा शॉर्ट में ग्रुप 4 GOB4 और इसको सेव कर दिया। तो ये मेरा परचेजिंग के लिए बन गया। देखो इसको भी इससे बाहर आ जाओ। अब लिखा है असाइन। देखो आपने यहाँ इसको बनाया, अब यहाँ असाइन कर दोगे तो असाइन स्कीमा ग्रुप फॉर परचेज ऑर्गेनाइजेशन। भाई आपने सप्लायर बनाया, अब उसको असाइन कर देंगे। तो कैसे असाइन करेंगे, इसके से बाहर आ जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं। अब देखो आपको इतना तो पता ही है SAP के अंदर जब भी हम कोई चीज़ क्रिएट करते हैं असाइन से रिलेटेड, तो वहाँ पे क्या ऑप्शन नहीं आता है, न्यू एंट्री का नहीं आता। क्यों नहीं आता है, क्योंकि असाइन का मतलब क्या होता है कि आप लिंक कर रहे हो, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हो। तो पोजीशन पे जाते हैं। परचेजिंग ग्रुप किस नाम से बना था, जॉब 4 के नाम से। नो, मेरा परचेज ग्रुप किस नाम से था, चलो मैं जॉब के नाम से डाल देता हूँ। ये ऑलरेडी बना होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। देखो मैंने जॉब के नाम से ऑलरेडी बना रखा है, बट आप अपना बनाना और यहाँ पे अपना डाल देना। तो मैंने जॉब के नाम से बनाया, मेरा परचेजिंग ग्रुप जो यहाँ पे जॉब हो गया और स्कीमा ग्रुप क्या हो गया, जॉब 4। तो देखो मैंने यहाँ जॉब 4 बना रखा, आपको मैं दिखा देता हूँ। बट आप जब बनाओगे तो अपना बना के अपना डालना। देखो ये रहा जॉब 4, मैं चाहूँ तो यहाँ पे जॉब 4 डाल दूँ, बट मेरी सारी एंट्री ना जॉब के अंदर हुई है। जॉब और जॉब 4 अलग अलग हो गया, तो इसके अंदर मैंने अलग बना दिया, इसके अंदर अलग, इसलिए मैं इसको सेव नहीं करूँगा। बट आप अपना परचेज ग्रुप ऐसे डालना है, यहाँ पे पोजीशन पे जाके जो भी आपने परचेज ग्रुप बनाया होगा, ये फर्स्ट क्लास में मैंने परचेज ग्रुप बनाना सिखाया था, उस परचेज ग्रुप के अंदर अपना परचेजिंग ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन डाल के और इसको सेव कर देना। बस इतना आपको काम करना है। इतना काम करने के बाद देखो ये आगे जैसे मैंने लिख भी रखा कि मेरे देखो दोनों के दोनों साइन हो गए। ये मेरा परचेजिंग ग्रुप हो गया और ये मेरा परचेजिंग ग्रुप के बाद क्या हो गया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, शीट में देख लेता हूँ कितना बड़ा है, कोशिश करता हूँ इसको आज ही ख़त्म कर देते हैं फिर। ठीक है, तो ये हमने असाइन कर दिया। ठीक है, असाइन का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। अब हमने क्या करना है, डिफाइन स्कीमा डिटर्मिनेशन, ये भी एक पार्ट है। देखो SAP के अंदर ना सारी कस्टमाइजेशन सेटिंग होती है। अब जैसे आपने सबसे पहले कंपनी का कोड बनाया, तो आपने कंपनी का कोड बना लिया लेकिन उसको पता ही नहीं था कंपनी का कोड क्या यूज़ आता है। फिर आपने कंपनी बनाई, फिर प्लांट बनाया, परचेज ऑर्गेनाइजेशन बनाया। धीरे 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 आज जब आप PO बनाते हो या अपना RFQ बनाते हो तो पता चलता है ना कि हाँ हमने प्लांट इसलिए बनाया। अगर वहाँ बनाते नहीं तो यहाँ प्लांट में डाल दे गया। ऐसी ही इसकी सेटिंग्स है। तो जब तक आप बिलिंग नहीं बनाओगे आपको बहुत ज़्यादा सेटिंग का पता नहीं चलेगा। फिलहाल ये लगेगा हाँ हमने बना दिया, बट यूज़ क्या हुआ वो बिल के टाइम पता चलेगा। डिफाइन स्कीमा डिटर्मिनेशन, इसलिए से बाहर आते हैं। मैं सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी क्या है, सेव्ड है। तो मैं अब आ जाता हूँ सेकंड वाले पे, डिफाइन स्कीमा डिटर्मिनेशन। इस पर आते हैं। पहले वाले को सिलेक्ट करना आपको, इसमें जो पहला वाला नाम दिया हुआ है डिटर्मिनेशन कैलकुलेशन स्कीमा फॉर स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर। अब देखो आपको मैं ये भी बता रहा था कि आपकी जो एंट्री नहीं बन रही थी PO से रिलेटेड, परचेज ऑर्डर से रिलेटेड, उसका इफेक्ट ही यही था क्योंकि वो कैलकुलेशन नहीं कर रहा था। तो आपका स्कीमा ग्रुप कैलकुलेट नहीं कर रहा है, इसीलिए आपकी एंट्री नहीं जनरेट हो रही है, फिर वो रिलीज़ भी करना पड़ता है। हाँ, तो फिलहाल पहले इसको समझते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये विंडो खुलेगी। अब आपने अपना खुद का क्रिएट करना है, तो मैं डबल क्लिक करता हूँ, न्यू एंट्री पे आता हूँ। थोड़ी स्लो हो गई, ये बस PO के लिए होता है, परचेज ऑर्डर के लिए। क्योंकि अगर आप PO के लिए बनाओगे नहीं तो फिर वो देखो वहाँ पे आता है ना नीचे, PO के टाइम पे जो कंडीशन आती है वो अप्लाई नहीं होगी। तो हो सकता है ऐसा भी हो कि आपके पास बनी हुई ना हो, ये भी हो सकता है कि आपके सर्वर से हट गई हो, बट फिर भी हम अपनी बनाना सीख रहे हैं। ये हो गया, ऑप्शन आ गए, न्यू एंट्री करते। देखो हर किसी ने अपने अपने बना रखे हैं। देखो इसमें 10 अपना परचेज ऑर्गेनाइजेशन और उसकी डिस्क्रिप्शन, तो हम अपना न्यू एंट्री बना लेते हैं। न्यू एंट्री में मैंने क्या बनाया, मेरा स्कीमा ग्रुप। तो मेरा जो स्कीमा ग्रुप है वो है जॉब 4 के नाम से। मेरा स्टैंडर्ड जो स्कीमा ग्रुप है ये किस नाम से, जॉब JO के नाम से ना, J4 के नाम से होगा जहाँ तक मैंने कहा, J4 ये रहा जो आज मैंने बनाया वेंडर के लिए। और प्रोसीजर मेरा किस नाम से है, तो प्रोसीजर भी मेरा जो था वो J4 के नाम से था।
चेक कर लेता हूँ, ये रजीब से, और इसको सेव कर देंगे बिकॉज मेरा ऑलरेडी मैंने बताया ये बना हुआ है, तो इसलिए मैं सेव नहीं करूँगा, लेकिन आप अपना सेव कर देंगे। तो चलो मैं सेव कर देता हूँ इसको भी अपने सर्वर से, ताकि आपको दिख जाए कि हमें सेव होता है। ठीक है सेव। तो ये हमारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये परचेजिंग ग्रुप हो गया जो J4 मैंने बनाया था, और ये प्रोसीजर हो गया। ये तीनों के तीनों हमने असाइन कर दिए, तो ये हमारी टेबल पे काम करेगा। आपको बताइए, ये J4 मैंने अपना ग्रुपिंग बनाया था, और ये मेरा प्रोसीजर हो गया। प्रोसीजर के अंदर मैंने एक कंप्लीट डाला था कि आपको याद होगा, उसमें बहुत सारी बड़ी कैलकुलेशन करी थी हमने, उसमें ही हमने लेवल सेट करे थे कि ये हो या ये हो। फिर उसी में कंडीशन टाइप भी बनाई थी अपने FIR1 के नाम से क्लियर करने के लिए। तो ये हमारे यहाँ का असाइन हो गया। अब असाइन होने के बाद अब देखो, अब आपको क्या करना है। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना, नहीं तो फिर समझ ज़्यादा आएगा नहीं और सारा करा हुआ बेकार हो जाएगा। अब आपने अपने BP में जाना है, बिजनेस पार्टनर में जाना है, तो SAP में जाना। बिकॉज देखो मैं अपने BP में चेंज कर नहीं सकता, ऑलरेडी डिफाइंड है। तो BP में जाना, BP में जाने के बाद आपको क्या करना है, अपना पहले नंबर ढूंढना है कि आपका कौन सा है। तो सप्लायर नंबर पे जाना। नंबर किसकी बेस पे, क्योंकि आपने अपना BP तो बना रखा है ना पहले से, तो यहाँ पे जाना सप्लायर नंबर और कंपनी का कोड डालना। कंपनी का कोड हो गया, जैसे सपोज मैं अपनी जॉब पे फाइंड कर रहा हूँ, इससे रिलेटेड जितने वेंडर होंगे हमारे वो सारे आ जाएंगे। ये हमारा आ गया, एंटर मार दिया, और एक बारी और एंटर मार दिया, तो उसके नीचे उसकी डिटेल्स आ जाएगी। उस पर डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये विंडो खुल जाएगी। इसमें आपने यहीं पे जाना है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पहले, कि आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो फिट बिटवीन डिस्प्ले से। तो ये ना अब हाईलाइट हो जाएगी इस तरीके से। और इसमें हमने परचेजिंग का सेलेक्ट करा था जब हमने, क्योंकि मैंने वेंडर आपको 3 तरीके से बनाना बताया था, जनरल भी, परचेजिंग के लिए भी, एंड आपको एक और बताया था कंपनी कोड पे। तो इसमें हमने जो बनाया था वो सप्लायर, ये वाला बनाया था सप्लायर। और सप्लायर पे आप जाके देखो, परचेजिंग पे जाना है, और परचेजिंग में जाके आपने नीचे स्कीमा ग्रुप पे आना है। देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए कि BP पे गया मैं। BP पे जाने के बाद ये विंडो खुली, इस विंडो में सप्लायर नंबर पे गया। सप्लायर नंबर में नंबर डालना है, एंटर करना है, फिट बिटवीन ऊपर डिस्प्ले पे क्लिक करा। अब देखो ना कितने अच्छे नोट्स बनाए। परचेजिंग पे जाना है, और परचेजिंग पे जाके जहाँ पे एडिशनल परचेजिंग डेटा था ना, तो वहाँ पे अब आपने अपना डाल देना है। एडिशनल परचेजिंग डेटा में जो आपने बनाया है वो डाल देंगे। तो कैसे बना देंगे, तो नीचे आ जाएंगे एडिशनल परचेजिंग में, तो लास्ट में होगा ये बात। ये रहा टेंडर के लिए मैंने जो अपना बना रखा है एडिशनल परचेजिंग के अंदर, ये देखो स्कीमा ग्रुप। तो मैंने, आपने जो सेलेक्ट करना है, आपने यहाँ पे आना है, उस पर क्लिक करना है। पहले मैंने आपको बताया था कि आपने स्टैंडर्ड लेना है, जो भी आपने लिया रहा होगा। आई थिंक शीट 5 में बताया होगा मैंने, ये देखो। तो शीट 5 में आप देखोगे तो आपने ना नीचे एक लिया था परचेजिंग के टाइम पे, ये देखो आपने स्टैंडर्ड लिया था ना, U0003। तो आप ये अभी आप पहले भाई देखो, जब हम वेंडर बनाएंगे तो हमें कुछ तो लेना पड़ेगा ना। अगर मैं वहाँ पे ये नहीं बोलता कि ये मत डालो हम बनाएंगे, तो आपके मन में आता है यार पता नहीं क्या बनवाएंगे। उस टाइम पे मैंने आपको बोला कि 03 डालो। क्यों बोला, क्योंकि उस टाइम हमने ये परचेजिंग का सीखा ही नहीं था। लेकिन अब आपने अपना डालना है यहाँ पे, क्या डालना है, जो ग्रुप आपने बना रखा है। तो मैंने जो बना रखा है आज बनाया J4 का, मैं अपना J4 डालूँगा। मैं सेव नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ये वेंडर के साथ ही सारी ट्रांजेक्शन हुई है, इसलिए मैं तो इसको सेव नहीं करूँगा। लेकिन आप अपना सेव करना, और सेव के बाद फिर आगे हमारा एंट्री का पार्ट होगा। तो SAP के अंदर स्कीमा, जो स्कीमा आपका ग्रुप होता है, ये बेसिकली हम सप्लायर के लिए बनाते हैं। सप्लायर का मतलब क्या हो गया, वेंडर। तो BP, वेंडर, सप्लायर, ये सब एक ही हैं। ऐसे नहीं कि BP का बिल आता है बनाना, हाँ जी आता है, सप्लायर का नहीं, वो तो सिखाया नहीं। एक ही है तीनों के तीनों।
तो बेसिकली एसएपी की ये हमारी जो ये वाली क्लास थी ये कंप्लीट हो गई है परचेजिंग से रिलेटेड। अब परचेजिंग वाला पार्ट क्योंकि देखो लंबा है और देख के करना कोई बड़ी बात नहीं, इसको याद करना बड़ी बात है। आप मुझे जैसे अभी बोलो कि सर मुझे क्या है, मुझे क्या बना के दिखा दो, सपोज मुझे प्रोसीजर बना के दिखा दो, जो अपना अपना प्रोसीजर बनाए। तो मुझे पता है ना कैसे जाना उसके लिए, मुझे स्टेप्स पता है, मैं 1 सेकंड में बिना देख के चले जाऊँगा। इवन उसके की कोड्स भी हैं, देखो ये पता ओ बेबी जी ये आ गया, मुझे तो बनाया था प्रोसीजर, मैं तो इंडिया डाला आ गया। तो ये हमारा प्रोसीजर हो गया ना जो हमने क्रिएट करा था, देखो तो प्रोसीजर जो था यहाँ पर अपना बनाएंगे। तो एसएपी के अंदर आपको याद भी करना है। अभी ये देख के तो हो ही जाएगा, जो नोट्स हैं देख लेंगे, वीडियो भी शेयर कर दूंगा मैं, बट ये याद करना पड़ेगा आपको। और इसकी इतनी सारी सेटिंग्स है कि इसको पूरा टाइम दे के करना है, क्योंकि एसएपी के अंदर एक ये पार्ट बहुत बड़ा है और एक रिलीजिंग स्टेजिटी जो पार्ट है वो बड़ा है। आप यकीन मानो जो परचेजिंग वाला पार्ट है इसको मेरे को पूरा हफ्ता लगता है बच्चों को पढ़ाने में। तो आपको तो मैंने फिर भी प्रॉपरली 2 क्लास में समझा दिया, बिकॉज ऑलरेडी मैं कल पढ़ा चुका था और आज भी बता दिया, तो यही टाइम लगता है। लेकिन आप इसको पूरा प्रैक्टिस करना, आपके पास पूरा टाइम यहाँ से 2-3 दिन का। जब मंडे को करेंगे फिर नया टॉपिक करेंगे, और क्योंकि वो भी बड़ा टॉपिक है, ये तो चलो परचेज इन्फो रिकॉर्ड है, लेकिन इसके बाद जो आएगा ना वो भी बड़ा टॉपिक होगा, ये रिलीजिंग स्टेजिटी। तो जो टेबल हमने बनाई ना आज जो टेबल बनाई, तो ऐसी टेबल इसके अंदर बनती है, देखो ये C1 टेबल है, दिख रहा है। तो ये PR के लिए होगी, परचेज के लिए, ये परचेज रिक्विजिशन के लिए होगी, ये PO के लिए होगी, और ये बिलिंग के लिए होगी। देखिए इसमें अप्रूवल होता है तो कौन बंदा कितने तक की एंट्री कर सकता है, और वही टेबल है। देखो ये आ गया, देखो कि ऑर्डर की वैल्यू के लिए कौन सा टेबल चाहिए, देखो आ गया वही। डॉक्यूमेंट के लिए हमें कौन सा टेबल चाहिए, परचेज ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा टेबल चाहिए, कंपनी के कोड के लिए कौन सा चाहिए, प्लांट के लिए कौन सा चाहिए। तो ये थोड़ा सा जो चल रहा है ना, तो इम्पोर्टेंट चल रहा है, इसके लिए इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। तो वीडियो में बना के